तो फ्रेंड्स आज देखने वाले हैं फिर से एक नया मेडिसिन जो कि है बीटामिथासोन। ठीक, बीटामिथासोन जो कि एक एस्टेरॉयडल मेडिसिन होता है, एस्टेरॉयड होती है। ठीक है, और एस्टेरॉयड का काम है इन्फ्लेमेशन को ठीक करना। ठीक है ना, आज इसी एस्टेरॉयड मेडिसिन का को देखने वाले हैं कि कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है। तो उससे पहले जान लेते हैं हम लोग कि बीटामिथासोन जो है टैबलेट है वो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती है जो इन्फ्लेमेशन के सिचुएशन में देखा जाता है, जैसे एलर्जिक रिएक्शन हो जाता है और भी कई इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस वगैरह का प्रॉब्लम जो हो जाती है। तो उस कंडीशन में जो मेडिसिन को देते हैं हम लोग बीटामिथासोन का, ठीक है ना, तो उसी का डिटेल रिव्यू देखने वाले हैं हम लोग। ठीक, कि उसके साथ साथ कौन सा कंडीशन में दिया जाता है। तो उससे पहले समझते हैं, जैसे मैंने बताया कि बीटामिथासोन एक एस्टेरॉयडल मेडिसिन है। ठीक है ना, तो एस्टेरॉयड क्या होती है, ठीक है ना, बात करते हैं कि एस्टेरॉयड क्या है। एस्टेरॉयड को ही मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है ना, एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी कि बॉडी में किसी तरह का इन्फ्लेमेशन अगर जनरेट होती है, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन क्रिएट होता है, तो उस इन्फ्लेमेशन को ठीक करने के लिए जो मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसको एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं। ठीक है ना, जो कि एक एस्टेरॉयड होती है, जो कि बीटामिथासोन की टैबलेट है, टैबलेट या फिर कोई भी अलग फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है ना, तो देखिए ये जो एस्टेरॉयड है तो ये इन्फ्लेमेशन को कैसे ठीक करता है। जैसे बॉडी में ना कोई भी चीज़, जैसे कि फॉरेन बॉडी या फॉरेन पार्टिकल जो भी आता है या फिर किसी कारणवश इन्फ्लेमेशन जनरेट होता है एक केमिकल रिलीज होने के कारण। ठीक, वैसा केमिकल जो कि मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है इन्फ्लेमेशन के लिए। ठीक है ना, तो उसको ब्लॉक कर देता है। अब जब वो ब्लॉक कर देता है उस केमिकल को, तो क्या होता है कि उससे रिलेटेड जो भी इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है तो वो इन्फ्लेमेशन ठीक हो जाता है। ठीक है ना, और इसकी तो ये तो हो गया स्टेरॉयड का वर्क कि स्टेरॉयड किस तरह से काम करता है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा सा मैं बताया। ठीक है ना, तो इसी का जानने वाले हैं टोटल डिटेल में। ठीक, कि किस किस कंडीशन में दिया जाता है, कौन कौन सी स्थिति है जहाँ पे देते हैं, किस स्थिति में नहीं दिया जाता है। तो उससे पहले बता दूं कि ये मेडिसिन जो है अलग अलग फॉर्म में अवेलेबल होती है। ठीक है ना, जैसे कि अगर बात करें हम लोग, अगर देखे होंगे कि ये क्रीम फॉर्म में अवेलेबल होता है, टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसके साथ साथ इंजेक्शन में अवेलेबल हो जाता है, उसका ड्रॉप में अवेलेबल होता है। जैसे कि देखिए क्या होता है कि अगर कोई एडल्ट है, अगर उसको मेडिसिन ओरली लेना हो तो ये टैबलेट फॉर्म में अवेलेबल हो जाता है आसानी से। कोई एडल्ट पर्सन है, पेशेंट है, उसको अगर ओरली देना है तो क्या करते हैं, टैबलेट फॉर्म में दे देते हैं। और वहीं पे अगर इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है तो इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है। और उसके साथ साथ अगर जैसे कि अगर क्या होता है कि कभी इन्फ्लेमेशन स्किन पे आ जाती है, ठीक है ना, तो उस स्किन को ठीक करने के लिए टॉपिकली यूज़ करने के लिए जो होता है क्रीम फॉर्म में बनाया गया है, क्रीम में दे देते हैं। ठीक है ना, और उसके साथ साथ बच्चों में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए सस्पेंशन बनाया गया है। ठीक है ना, उस सस्पेंशन के जरिए से उस मेडिसिन को दिया जाता है बीटामिथासोन। तो ये सब जो है अलग अलग फॉर्म में बनाया गया है, जैसा जिस कंडीशन के अनुसार दिया जाता है, जैसा पेशेंट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको उस फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि कानों में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया या फिर आँख में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक, तो वहाँ पर अगर देने की ज़रूरत पड़ी तो वहाँ पे तो ड्रॉप फॉर्म में दिया जाएगा, तो इसीलिए इसको ड्रॉप फॉर्म में भी मतलब बनाया गया। इसको अलग अलग फॉर्म में बनाया गया है इसके कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, कि कौन कौन से कंडीशन है जहाँ पे इसका यूज़ करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। ठीक है ना, तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गया कि किस किस फॉर्म में अवेलेबल होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका डिटेल में यूज कि कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद देखने वाले हैं हम लोग इसका डोज, उसके बाद देखने वाले हैं हम लोग इसका कि स्ट्रेंथ किस किस स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, उसके बाद कंट्राइंडिकेशन देखने वाले हैं कि किस स्थिति में दिया जाता है, किस स्थिति में नहीं दिया जाता है। तो वो सब जानने से पहले बता दो फ्रेंड्स कि ये वीडियो जो बनाया जा रहा है सिर्फ नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया जा रहा है, मेडिकल के स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए और उसकी नॉलेज के लिए। ठीक है ना, तो इसकी मतलब इस वीडियो को देखने के बाद या फिर इससे बताए हुए बातों को लेकर के आप लोग सेल्फ यूज़ नहीं करना है मेडिसिन का, क्योंकि देखिए साइड इफ़ेक्ट वगैरह हर चीज़ होता है। ठीक है ना, वो सारे चीज़ को ध्यान में रख करके ही यूज़ करना है। कोई भी डॉक्टर जब भी मेडिसिन ले तो डॉक्टर से अपने कंसल्ट करना है। ठीक है ना, कंसल्ट करने के बाद ही मेडिसिन ले, सेल्फ यूज़ नहीं करना है। तो आइए बात कर लेते हैं अब इसको डिटेल में यूज़ कि किस किस स्थिति में इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। देखिए अगर देखेंगे हम लोग इसका यूज़, तो यूज़ जैसे एलर्जिक रिएक्शन जो होती है बॉडी में, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए इसका यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ कोई भी इन्फ्लेमेशन का कंडीशन आता है तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करते हैं। और उसके साथ साथ अगर देखें स्किन पे रेसेस पड़ जाना, किसी कारणवश अगर स्किन पे रेसेस पड़ जाता है तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ करा जाता है। उसके बाद सीजनल सिम्टम जो हो जाती है, जैसे कोल्ड वगैरह पकड़ लेना, कॉमन कोल्ड जो हो जाती है ना नॉर्मली, तो उस कंडीशन में भी इस स्टेरॉयड मेडिसिन को यानी बीटामिथासोन को यूज़ करा जाता है। और उसके साथ साथ लंग्स में इन्फेक्शन अगर हो जाता है तो डॉक्टर उसमें भी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं। और बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार मतलब पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं इस मेडिसिन को। ठीक है ना, और उसके साथ साथ देखिए डॉक्टर है अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उस मेडिसिन को
और भी कई जगह दिया जा सकता है। और ख़ास करके ना आर्थराइटिस जैसी की कंडीशन में इसका बहुत बेटर मतलब यूज़ करा जाता है। आर्थराइटिस में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है या फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस की अगर बात में जैसे जॉइंट में पेन हो जाना, ठीक है ना, तो हर जॉइंट में जब पेन हो जाती है तो उस पेन के कारण पेन और इन्फ्लेमेशन जनरेट होती है, तो उस इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए भी इस स्टेरॉइड मेडिसिन यानी कि बीटामेथासोन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। टैबलेट फॉर्म में दिया जा सकता है या फिर इंजेक्शन फॉर्म में दिया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आ गया कि ये सारी कंडीशन जो भी बताया मैंने, तो उस कंडीशन के अलावा और भी अदर कंडीशन हो सकता है जहाँ पे डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया यूजेस की किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं इसका स्ट्रेंथ। देखिए ये मेडिसिन जो है ना, आपको अगर टैबलेट फॉर्म में लेंगे तो आपको 0.5 mg का स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। और उसके साथ साथ अगर देखें हम लोग इसका डोजेस का, देखिए डोज से पहले बता दूं कि ये मेडिसिन जो है ना अलग अलग नाम से भी अवेलेबल होती है। देखिए अक्सर कन्फ्यूजन यहाँ पे हो जाता है, क्या होता है कि बहुत सारी मेडिसिन जैसे मैंने बताया यहाँ पे बीटामेथासोन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन यही बीटामेथासोन क्या होता है कि अलग नाम से मतलब मेडिकल में अवेलेबल होती है। जैसे कि अक्सर देखा गया है बेटनीसोल नाम से बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मेडिसिन, और बेटनीसोल नाम से मतलब मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट बीटामेथासोन रहता है, ठीक है ना। जो मैं डिटेल में अभी जो बात कर रहा हूँ बीटामेथासोन की ही बात कर रहा हूँ। तो बीटामेथासोन जो है आपको अलग अलग फॉर्म में मिल सकता है, अलग अलग नाम से मतलब प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि देखिए ब्रांड नेम जो होता है ना वो कंपनी प्रोवाइड करती है। जैसे अलग कोई कंपनी बनाई उस फार्मूला को तो वो अपना अलग नाम देगा। जैसे बेटनीसोल एक अलग कंपनी बनाई है, लेकिन वहीं पे किसी में देखेंगे कि बीटामाइन नाम से आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है कि मतलब कि यहाँ बीटामाइन वहाँ पे बेटनीसोल, लेकिन तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि उसके अंदर की जो मेडिसिन है वो सिर्फ बीटामेथासोन ही है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि आपके वहाँ कोई अलग ब्रांड नेम से अवेलेबल हो मेडिसिन, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके अंदर के इंग्रेडिएंट अगर देखेंगे या फिर मेडिसिन को देखेंगे सॉल्ट को, तो आपको बीटामेथासोन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, जो मैंने शुरू से अंत तक अभी तक बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। तो बीटामेथासोन आई होप कि यहाँ पे आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि अलग अलग नाम से मार्केट में अवेलेबल होती है, और उस हिसाब से फिर डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं अलग अलग नाम से, ठीक है ना। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होनी है। उसके बाद बात करें अगर इसका डोजेस का, तो डोज देखिए डोज तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिविरिटी क्या है। पेशेंट का जैसा सिविरिटी था उसके अकॉर्डिंग डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। उसके साथ साथ बॉडी वेट को देखा जाता है, उस सारे चीज़ का कैलकुलेशन निकाल करके ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन वहीं पे अगर एडल्ट डोज देखें हम लोग, तो एडल्ट डोज 0.5 mg का स्ट्रेंथ में जो आती है ना, वो टैबलेट यानी कि दिन में एक बार या फिर दिन में 2 बार या फिर कभी कभी दिन में 3 बार भी दिया जा सकता है, यानी TDS भी दिया जा सकता है। वो डिपेंड करता है पेशेंट की सिविरिटी। अगर पेशेंट की सिविरिटी बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है ना, तो उसको तुरंत कम करने के लिए क्या करता है कि मतलब दिन में 3 बार दिया जा सकता है। लेकिन वहीं पे सिविरिटी कम रहता है तो वहाँ पे दिन में 2 बार भी दिया जा सकता है। तो डिपेंड करता है पेशेंट की सिविरिटी और डॉक्टर अपना एक्सपीरियंस के अनुसार, ठीक है ना, उस डिजीज़ का कंडीशन को देखते हुए ही डोज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका जो एडल्ट डोज मैंने बताया तो वो आपको दिन में 2 बार या 3 बार दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गई डोजेज। तो फ्रेंड डोज तो कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग साइड इफ़ेक्ट की। देखिए साइड इफ़ेक्ट हर मेडिसिन में होती है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया कि कोई भी मेडिसिन सेल्फ यूज़ नहीं करना है, यानी खुद से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होता है। जैसे इसमें भी अगर साइड इफेक्ट देंगे, देखिए क्या होता है जब ओवरडोज ले लेते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा डोसेज ले लेते हैं इस मेडिसिन का, तो एलर्जिक जो रिएक्शन है वो बढ़ा देता है कभी कभी, यानी इंक्रीज़ करा देता है एलर्जिक रिएक्शन। तो और उसके साथ साथ जैसे डेजीनेस वाला प्रॉब्लम हो गया, नोजिया वोमिटिंग जैसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है ना, या फिर हार्ट बीट इरेगुलर हो जाना, या फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाना, तो ये स्लीपिंग पैटर्न में आपको डिफ़िकल्टी हो जानी। तो ये कुछ साइड इफेक्ट है। ऐसा अगर कुछ भी साइड इफेक्ट देखा जाता है तो पहले तो मेडिसिन को रोक देना है, उसके बाद आपके जो डॉक्टर हैं उससे कंसल्ट कर लेना है, ठीक है ना। हो सकता है कि इसकी जगह कोई दूसरा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे या फिर मेडिसिन को प्रॉपर्ली रोक दे। तो ये सारी चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि कोई भी मेडिसिन ना सेल्फ यूज़ नहीं करना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉलेज के लिए बात किया जा रहा है, सिर्फ नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि इसका साइड इफ़ेक्ट। अब देख लेते हैं इसका वार्निंग कुछ। देखिए हर मेडिसिन का कुछ ना कुछ वार्निंग जो कि देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ऐसा कंडीशन है जहाँ पे सारे मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो इस बीटामेथासोन की अगर बात करें हम लोग, तो कौन कौन ऐसा कंडीशन है जहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर पेशेंट को कोई पेशेंट प्रेगनेंसी का प्लान कर रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ पे इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग वाला प्रॉब्लम में भी इसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं दिया जाता है। उसके साथ साथ अगर देखें हम लोग, जैसे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है या फिर किडनी का कोई प्रॉब्लम है, ऐसा कोई डिजीज़ रहता है, ठीक है ना, या फिर लिवर में कोई ऐसा अगर डिजीज़ पकड़ा है, लिवर सिरोसिस वगैरह हो जाता है, तो वैसा
कंडीशन में इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता है, डॉक्टर नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कोई भी स्थिति अगर आती है तो इस मेडिसिन का यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया कि बीटामिथासोन टैबलेट जो है कहाँ यूज़ किया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है और कितनी डोज दिया जाता है, वो सारा चीज़ मैंने शुरू से अंत तक बताया फ्रेंड्स। देखिए अगर इसमें कोई डाउट होता है, क्योंकि देखिए हो सकता है कि मुझसे बाय मिस्टेक अगर कुछ इधर उधर हुआ है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना, ताकि मैं उसे सुधारने का ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप कि सारा चीज़ क्लियर हो गया। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए तक आज का वीडियो समाप्त करते हैं।